हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम करेंगे रेजिस्टेंस वाला चैप्टर यानी कि प्रतिरोध के बारे में आज समझेंगे। आज जो है इसकी एमसीक्यू क्लास रहने वाली है क्योंकि थ्योरी क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपने पहले थ्योरी क्लास नहीं देखी ना और आप डायरेक्ट एमसीक्यू क्लास देख रहे हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मेरा ये मानना है पहले आप अपनी थ्योरी क्लास कंप्लीट कर लीजिए हर एक चैप्टर की, उसके बाद आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे पहले हमने डीसी थ्योरी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपना कल, डीसी थ्योरी वाला। उसकी 4 क्लासेस हमने की है और 4 क्लासेस में डीसी थ्योरी वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो सभी हमने कवर किए उन 4 क्लासेस में। और आज हम करेंगे रेजिस्टेंस वाला चैप्टर। इसकी हम 2 क्लास करेंगे, 2 क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है, प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है। एक बात आपको पता है, जब हम प्रतिरोध के अंदर करंट का प्रवाह करते हैं तो वो अपने अंदर से करंट के प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि करंट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। वो वहीं पर जो है करंट को सीमित कर देता है। और वो सीमित करके वो करंट जो है किस रूप में विलुप्त हो जाता है, जो उसकी एनर्जी है वो किस रूप में विलुप्त हो जाती है, वो होती है उष्मा के रूप में। यानी कि उसका क्या है, तापमान बढ़ जाता है। अब आपके सामने एग्जांपल है एलिमेंट का। जो हीटर का एलिमेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? वो नाइक्रोम की धातु का बना होता है। और नाइक्रोम का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही हम उसके अंदर करंट का प्रवाह करते हैं वो अपने अंदर से करंट को गुजरने नहीं देता और वो गर्म हो जाता है, यानी कि ऊष्मा पैदा करता है। इसलिए प्रतिरोध जो है ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में विलुप्त करता है। और जो इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है जैसे ही हम उसके अंदर करंट का प्रवाह करते हैं। आपने इंडक्टर पढ़ा होगा। इंडक्टर जो के अंदर जब हम करंट का प्रवाह करते हैं तो अपने चारों तरफ क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। अगला सवाल है, प्रतिरोध का तापमान गुणांक। प्रतिरोध में प्रति होने वाला परिवर्तन होता है, यानी कि प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है। ये इसमें ना प्रतिरोध के ताप गुणांक की यूनिट पूछिए, एक तरीके से ये समझ लीजिए। प्रतिरोध का तापमान गुणांक, प्रतिरोध में प्रति होने वाला परिवर्तन क्या होता है, तो वो होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? प्रति। अब सवाल से पता चला, देखो तापमान गुणांक, तापमान की यूनिट क्या होती है? सेंटीग्रेड। तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड कैसे होता है वो आपको बताता हूँ। देखिए आर टी, यानी कि तापमान गुणांक का एक फॉर्मूला होता है, आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी। ये आर टी होता है अज्ञात तापमान, यानी कि जिस तापमान पर हमें प्रतिरोध निकालना होता है। आर टी का मतलब होता है जिस तापमान पर हमें प्रतिरोध निकालना है। आर नोट वो होता है जिस पर जो प्रतिरोध का मान हमें दिया गया है। और टी यहाँ पर तापमान होता है और अल्फा यहाँ पर तापमान गुणांक होता है। हमें किसका मान चाहिए? तापमान गुणांक का मान चाहिए, ठीक है ना। अब जो है, अगर हम आर नोट को अंदर गुणा करेंगे इसके साथ, क्या बनकर आएगा बाहर? आर टी इज इक्वल टू, आर नोट को 1 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो आर नोट आएगा, प्लस और अल्फा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर नोट अल्फा टी आएगा। अब किसका मान चाहिए हमें? तापमान गुणांक का। तापमान गुणांक इज इक्वल टू आर टी के नीचे क्या आ जाएगा? आर नोट और आर नोट टी। आर टी आर नोट प्लस आर नोट टी, ये सारा जो उठ के है इसके आर टी के नीचे चला जाएगा। अब आर टी का जो यूनिट है वो क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। और आर नोट प्लस आर नोट की यूनिट क्या होगी? ओम। और तापमान की यूनिट क्या होगी? सेंटीग्रेड। तो ओम से ओम कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? अल्फा के सामने क्या बनेगा? 1/सेंटीग्रेड। यानी कि यहाँ पर क्या बच गया? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छे तरीके से समझा दिया है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है? याद रखना, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान होता है 1.00049 एब्सोल्यूट ओम। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान कितना होता है? 1.00049 ओम। अगला सवाल क्या है, ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र डैश है। तो ये ध्यान रखना, ओम का नियम जो है आई और वी इस तरीके से होता है और बीच में जो रैखिक होती है, जो स्लोप होती है वो नियत होती है, कांस्टेंट होती है, तो वो होती है रैखिक। ओम का प्रतिनिधित्व कौन सा वक्र करता है? रैखिक वक्र करता है। ना परवलयिक करता है, ना अतिपरवलयिक, ना जयवक्रीय। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जो ये ढाल होती है, जो स्लोप होती है ना, ये नियत रहती है यहाँ पर, करंट और वोल्टेज के बीच की स्लोप। अगला सवाल है, प्रतिरोधक
किसका उदाहरण होता है? क्या वो द्विपार्श्विक घटक है यानी कि बाइलेटरल? बाइलेटरल। सक्रिय घटक यानी कि एक्टिव है। निष्क्रिय यानी कि पैसिव है। या फिर ए और सी, एक पार्श्विक यानी कि यूनिलेटरल। यूनिलेटरल। तो ध्यान रखना, प्रतिरोधक जो है बाइलेटरल भी होता है। बाइलेटरल का क्या मतलब है? मान लीजिए करंट को किसी भी तरफ से प्रवाहित करेंगे तो वही टर्मिनल जो है पॉजिटिव हो जाता है। जैसे हमने करंट जो है इस तरफ से प्रवाहित किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, ये नेगेटिव। अगर हम करंट को इस तरफ से भी प्रवाहित करते हैं तब भी इसके प्रतिरोध की कोई गुण नहीं बदलेंगे, गुण वही रहेंगे, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। यानी कि प्रतिरोध के अंदर हम कहीं से भी करंट को गुजार सकते हैं। ऐसा ही कैपेसिटर के साथ होता है और ऐसा ही इंडक्टर के साथ भी होता है। इनकी प्रॉपर्टीज नहीं बदलती है, चाहे करंट इधर से दो चाहे करंट इधर से दो। ऐसे ये इनको कहते हैं बाइलेटरल। तो जो प्रतिरोध है वो बाइलेटरल घटक होता है। सक्रिय घटक नहीं होता है, निष्क्रिय घटक भी होता है। प्रतिरोधक जो है पैसिव एलिमेंट भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। यूनिलेटरल नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर यूनिलेटरल का ये मतलब है अगर हम इसके अंदर करंट एक तरफ से प्रवाहित करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी सही रहेगी। अगर जैसे ही हम इसके अंदर से दूसरी तरफ से करंट प्रवाहित करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। ये है यूनिलेटरल का मतलब। लेकिन प्रतिरोध ऐसा नहीं होता है। यूनिलेटरल क्या होता है? यूनिलेटरल होता है डायोड। देखिए डायोड किस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से डायोड बनाया जाता है। अगर हम करंट को इस तरफ से प्रवाहित करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी से सही तरीके से कार्य करेगी। और जैसे ही हम इसके अंदर इस तरफ से करंट प्रवाहित करेंगे ना तो ये बैरियर का कार्य करेगा, ये अपने अंदर से करंट को गुजरने नहीं देगा। तो इस प्रकार के होते हैं एक पार्श्विक घटक यानी कि यूनिलेटरल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? कार्बन संरचना प्रतिरोधी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिरोध और बिजली अपव्यय मूल्य है? यानी कि किसकी बात करी इन्होंने? कार्बन संरचना प्रतिरोधी की। देखिए जो प्रतिरोधक होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कार्बन वाला, एक होता है वायर वाउंड। वायर वाउंड। और ये दोनों ही जो प्रतिरोधक होते हैं ना, ये परिवर्तित प्रतिरोधक भी होते हैं और नियत प्रतिरोधक भी होते हैं। यानी कि इनका मान घटाया भी जा सकता है और ये नियत वाले भी होते हैं जिनका मान घटाया व बढ़ाया नहीं जा सकता। अब इन्होंने बात करी है कार्बन प्रतिरोधक की। तो कार्बन प्रतिरोध में आपको ये ध्यान रखना है इनकी वाट क्षमता कम होती है। वाट क्षमता इनकी कम होती है और प्रतिरोधक मान जो है इनका वो ज्यादा होता है। प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है क्योंकि आप सभी को इस फॉर्मूले का तो पता है, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। जिस भी प्रतिरोधक का वाट क्षमता ज्यादा होगी उसका प्रतिरोधी मान कम होगा, लेकिन जिस भी प्रतिरोधक का पावर वाट क्षमता कम होगी उसका प्रतिरोधी मान ज्यादा होता है। कार्बन प्रतिरोध जो है कार्बन और ग्रेफाइट के महीन चूर्ण से बनाए जाते हैं। कार्बन व ग्रेफाइट के महीन चूर्ण से बनाए जाते हैं कार्बन प्रतिरोधक। और क्या बताया? इनकी वाट क्षमता कम होती है। कितनी होती है? 1/8 से लेकर 2 वाट तक होती है। 1/8 से 2 वाट तक होती है। और जो वायर वाउंड होती है, वायर वाउंड का जो वाट क्षमता है वो अधिक होती है। कितनी? 2 वाट से 50 वाट तक होती है। 2 वाट से 50 वाट तक होती है। इतना आपको समझ आ गया होगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जिस भी प्रतिरोधक का व्यास कम होगा ना, एक मिनट नीचे बताता हूं आपको। जिस भी प्रतिरोधक का व्यास कम होगा, व्यास कम है तो वाट क्षमता भी उसकी कम है। जिस प्रतिरोधक का व्यास ज्यादा होगा ना उसकी वाट क्षमता भी ज्यादा होगी। तो यहां से हम क्या समझे? जो कार्बन प्रतिरोधक है उसका व्यास भी कम होता है और उसकी वाट क्षमता भी अधिक होती है, लेकिन प्रतिरोधी मान उसका अधिक होता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। 1 वाट, 5 वाट, 10 वाट, 100 वाट। कम वाट वाले तो हम ऑप्शन काट देते हैं, 1 वाट भी नहीं होगा, ये सॉरी ज्यादा वाट वाले, क्योंकि कार्बन प्रतिरोधी की बात करिए और कार्बन प्रतिरोधी की वाट क्षमता होती है कम। तो 100 वाट नहीं होगा, 10 वाट नहीं होगा, 5 वाट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बचता है और इसी के अंदर प्रतिरोध का मान ज्यादा है और वाट क्षमता कम है। ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब जो है अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित होने पर इससे शक्ति की हानि की गणना करने का सूत्र क्या है? किसी प्रतिरोधक के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें शक्ति की हानि की गणना करनी है तो P बराबर I²R फॉर्मूला होता है, आपको पता है। और कौन से फॉर्मूले होते हैं पावर के? P बराबर V आई होता है,
P बराबर V स्क्वेयर R भी होता है। इन सभी फॉर्मूलों का आपको ध्यान रखना है। डीसी थ्योरी वाले चैप्टर में हम काफ़ी सवाल करके आ चुके हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल किए इन फॉर्मूले के ऊपर हमने। तो प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित होने पर ये फॉर्मूला लगेगा P बराबर आई स्क्वेयर आर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, P बराबर आई स्क्वेयर आर। अगला सवाल है, मनुष्य की गीली त्वचा का प्रतिरोध मान लगभग डैश होता है। कि कौन सी कंडीशन बताई है इन्होंने? गीली त्वचा की कंडीशन बोली है। गीली त्वचा में 1 किलो ओम होता है प्रतिरोध, को मनुष्य की त्वचा का प्रतिरोध 1 किलो ओम। अगर ये शुष्क त्वचा की बात करें तो 1,00,000 ओम, 1,00,000 ओम होता है शुष्क त्वचा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? अभी आपको बात बताई थी, ये रेजिस्टेंस का मान काट दीजिए। किसका बताया मैंने? वाट क्षमता का। अगर व्यास ज़्यादा है, अगर व्यास ज़्यादा है तो वाट क्षमता भी ज़्यादा होगी। अगर व्यास कम है, अगर व्यास कम है तो उसकी वाट क्षमता भी कम होगी। इन्होंने पूछा प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा। किसका साइज अधिकतम होगा? जिसका व्यास ज़्यादा है। व्यास ज़्यादा वाला ही तो का जो साइज ज़्यादा, वो साइज ज़्यादा होगा। तो अब अगर व्यास ज़्यादा है तो वाट भी ज़्यादा होगी। कौन से ऑप्शन में जो है वाट ज़्यादा है? 50 वाट, 10 वाट, 1 वाट, आधा वाट। तो 50 वाट वाला ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 50 वाट वाले का साइज ज़्यादा होगा। आपको जब भी साइज के बारे में पूछे ना, आपको वाट क्षमता देखनी है उसकी, ना कि रेजिस्टेंस का मान। क्योंकि जो रेजिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया, कार्बन प्रतिरोधक का रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होता है लेकिन उसका व्यास कम होता है। अब ये थोड़ी है 10 मेगा ओम वाले का जो है साइज ज़्यादा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसकी वाट ज़्यादा होगी वो साइज में बड़ा होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? क्या वो हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन नहीं होती है। पानी एक चालक का कार्य करता है। ऑक्सीजन भी नहीं होता। कार्बन होता है। कार्बन जो है प्रतिरोध बनाने के लिए एक अच्छी सामग्री होती है। और एक बात ध्यान रखना, कार्बन ना धातु भी, यानी कि कंडक्टर भी होता है और इंसुलेटर भी होता है। ये चौथे ग्रुप का मेंबर होता है, फोर्थ ग्रुप का, फोर्थ ग्रुप का मेंबर होता है ये कार्बन। ये इंसुलेटर भी होता है और कंडक्टर भी होता है। देखो जो कार्बन, ये बता देता हूँ, जब कार्बन जो है ग्रेफाइट के रूप में होता है, ग्रेफाइट के रूप में, तो ये कंडक्टर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? कंडक्टर की तरह। और जो कार्बन होता है हीरा, जैसे डायमंड हो गया, जब ये डायमंड की उसकी के रूप में होता है ना, जब डायमंड के रूप में होता है ये, तब ये एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है। 2800 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त किया जाता है? यानी कि 2800 ओम को हम बड़े मान में कैसे लिख सकते हैं? किलो ओम में व मेगा ओम में। 2800 ओम को 2800 ओम थोड़ी लिखेंगे, इन्होंने बड़े मान में लिखने के लिए कहा है। क्या वो 2.8 किलो ओम होगा, 2 किलो ओम होगा, या फिर 0.2800 किलो ओम होगा? देखो 2800 को 2 किलो ओम तो हम बोल नहीं सकते। अब बचते हैं दो ऑप्शन, क्या हम उसे 2.8 किलो ओम बोलेंगे या फिर 0.2800 किलो ओम बोलेंगे? तो देखिए 2800 ओम को हमें बदलना है किलो में। 2800 लिख दिया, किलो में कितनी जीरो होती हैं? 3 जीरो होती हैं। अब अगर हम एक जीरो ऊपर लगाएंगे तो एक जीरो नीचे भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम इसे काटेंगे जब भी तो 2800 का 2800 बच जाएगा ये। इसलिए हमें क्या है, एक जीरो अगर ऊपर लगाएंगे तो एक जीरो नीचे भी लगानी पड़ेगी। अब ये 3 जीरो से मिलकर क्या बन गया? किलो बन गया। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 28 किलो बटा 10। अब ये 10 जो है ये हटेगा और ऊपर जाके पॉइंट में चला जाएगा, तो बन जाएगा 2.8 किलो ओम। ये समझ आ गया? क्योंकि देखो अगर 2.8 है, अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 चला जाएगा। अब अगर हम 10 को हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट भी तो चला जाएगा ना। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आपको आनी चाहिए। ये आ गया 2.8 किलो ओम, ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये मेगा ओम में के ऑप्शन दे देता, क्योंकि इन्होंने सवाल में बोला है किलो ओम व मेगा ओम, इन्होंने ऑप्शन में दिया है बस किलो ओम। अगर ये मेगा ओम दे देता तो हम 2800 को किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए 2800 ओम को लिखना है मेगा की फॉर्म में, और मेगा में आपको पता है 10 की पावर 6 होता है। मेगा में कितना होता है? 10 की पावर 6 होता है। तो इसके पीछे 6 जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, 2 जीरो पहले से ही है,
4 जीरो और लगा देते हैं, 1 2 3 और 4। अगर 4 जीरो ऊपर लगी हैं तो 4 जीरो नीचे भी लगेंगी। अब ये 6 जीरो से मिलकर क्या बन जाएगा, 6 जीरो से मिलकर बन गया 1 मेगा ओम। तो 28 मेगा, इन 6 जीरो को मैं लिख देता हूँ मेगा। नीचे कितना है, 4 जीरो, 1 2 3 4। अब ये 4 जीरो ऊपर पॉइंट कैसे बनाएंगी, 0.028, 0 पॉइंट है यहाँ पर, 0.0028 मेगा ओम। तो हम इसे मेगा के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.0028 मेगा ओम, क्योंकि 4 जीरो ऊपर जाकर 4 पॉइंट बना देंगी। तो इस तरीके से हम जो इसे मेगा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, 1 मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर होता है। 1 मेगा ओम, अभी बताया था 1 मेगा ओम के अंदर 6 जीरो होती है, 1 2 3 4 5 और 6। और ये सवाल है किलो में, ऑप्शन किस में है, किलो में है। अब हम इसे मेगा से किलो बनाना है, तो हम किलो में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो होती है। इन 3 जीरो को हम किलो मान लेते हैं, 1 2 3 किलो। तो हम उसे 1000 किलो बोल सकते हैं 1 मेगा ओम को। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, 1000 किलो ओम। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। कोई प्रतिरोधी का मूल्य है, मान लीजिए 1000 वाट का, 1000 ओम का है वो कोई प्रतिरोध। अब इसका प्रभावी मूल्य कौन सा होगा, मान लीजिए ये कार्य कर रहा है 990 ओम तक, ये कार्य कर रहा है 990 ओम तक, या फिर ये कार्य कर रहा है 1010 ओम तक। तो ये होगा इसका प्रभावी मान। मुद्रित मान है इसका 1000 ओम, इसका प्रभावी मूल्य क्या होगा, 990 ओम और 1010 ओम। कोई भी प्रतिरोधी अगर अपनी क्षमता से कम कार्य करता है या फिर अपनी क्षमता से अधिक कार्य करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी सहनशीलता कहलाती है। ये चीज हम कलर कोडिंग वाले सवालों में देखेंगे, कलर कोडिंग वाले सवालों में, और कल की क्लास में हम करेंगे कलर कोडिंग वाले सवाल। सहनशीलता, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर सहनशीलता में जो गोल्ड कलर कर दिया, अगर कलर गोल्ड है तो उसकी सहनशीलता हो गई प्लस माइनस 5%। अगर सिल्वर होगी तो प्लस माइनस 10%, और कोई कलर नहीं होगा तो प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 20%। ये होती है किसी भी एक प्रतिरोध की सहनशीलता, यानी कि अपनी क्षमता से कम कार्य करना या फिर अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना। वो प्लस माइनस 5% भी कर सकता है, वो प्लस माइनस 10% भी कर सकता है। ये मैंने एग्जांपल दिया है 990 और 1010 ओम का, वो होती है सहनशीलता। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है, तो विद्युत प्रवाह का यह मार्ग कहा जाता है। बहुत आसान सवाल है। देखिए, इन्होंने बात करी है दो प्रतिरोधों की, दो या दो से अधिक प्रतिरोध है, उनको इस प्रकार से जोड़ना है कि जो पहला प्रतिरोध है उसका दूसरा टर्मिनल, यानी कि ये हो गया पहला प्रतिरोध, इसका दूसरा टर्मिनल कौन सा है, ये वाला, ये इसका दूसरा टर्मिनल, ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है। इस तरीके से ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा, यहां पर कर देता हूं मैं। अब ये जो दूसरा टर्मिनल है ना, ये दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ा है। दूसरा प्रतिरोध मान लेते हैं यहां पर है। अब दूसरा प्रतिरोध जो है, दूसरे प्रतिरोध का पहला टर्मिनल कौन सा है, ये वाला है, और दूसरा टर्मिनल ये वाला है। और इसने सवाल में यही बोला है कि जो दूसरा टर्मिनल है ना पहले प्रतिरोध का, वो दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रतिरोध, ये दूसरे प्रतिरोध का पहला टर्मिनल आपस में जुड़ गया। तो ये किस प्रकार का संयोजन बन गया, ये बन गया सीरीज सर्किट, ये बन गया श्रृंखला सर्किट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध, यानी कि एक सीरीज सर्किट है, उसमें टोटल प्रतिरोध कितना होता है। ये हो गया पहला प्रतिरोध, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा प्रतिरोध। एक प्रतिरोध का मान है 4, इसका भी 4 है, इसका मान लेते हैं 3 है, इसका मान लेते हैं 2 है। अब इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा सीरीज सर्किट के अंदर, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। अब ये जो 9 है, ये बड़े से बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा मान है, यानी कि इस सर्किट के अंदर सबसे बड़ा प्रतिरोध का मान कितना है, 4 है, और ये इस 4 से भी ज्यादा है। और हर बार ऐसा ही होगा, चाहे कुछ भी मान रख लो, तो सबसे अधिक प्रतिरोध से कम होगा, नहीं, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा। यानी कि 4 से अधिक ही तो आया है, 9 कम तो नहीं आया, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा, ये सही है।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा। सी क्या है, सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा, ऐसा नहीं है। सबसे कम प्रतिरोध के बराबर होगा, नहीं। सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उस सर्किट का, उससे ज्यादा आएगा टोटल रेजिस्टेंस निकल के। अगला सवाल है, यदि किसी भी समांतर सर्किट में समांतर प्रतिरोधकों को एक सर्किट से हटा दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। किसकी बात करी है, आपकी बार इन्होंने समांतर सर्किट की बात करी है, और समांतर सर्किट से एक सर्किट को हटा दिया, यानी कि एक प्रतिरोध को हटा दिया है। एक प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, और तीसरा प्रतिरोध ये हो गया। एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूं। देखिए, ऊपर वाले प्रतिरोध का मान हम मान लेते हैं 3 ओम है, 9 मान लेते हैं, 9 ओम है, इसका भी 9 ओम है, और ये भी 9 ओम है, यानी कि तीनों का मान क्या है, बराबर हमने मान लिया है। अब इस सर्किट का टोटल प्रतिरोध कितना होगा, 9/3 होगा, यानी कि एक प्रतिरोध का मान 9 और कितने प्रतिरोध है, 3। ये आप ना, अब आपको पता होना चाहिए कि समांतर सर्किट में टोटल प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। ये मैंने थ्योरी वाली क्लास में अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अगर आपने थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी ना, तो आप पहले थ्योरी वाली क्लास देख लीजिए कि समांतर सर्किट में किस तरीके से टोटल प्रतिरोध निकाला जाता है। 9/3, 3×3 = 9, यानी कि अब अगर इसके अंदर 3 रजिस्टेंस है तो उसका टोटल प्रतिरोध आएगा 3 ओम। और अब इसने क्या किया है, इस सर्किट से एक प्रतिरोध को हटा दिया है। मान लेते हैं इस प्रतिरोध को इन्होंने हटा दिया, तो अब कितने प्रतिरोध बच गए, 2 प्रतिरोध बच गए, 9 और 9। एक प्रतिरोध का मान है 9/2। जब इसको काटेंगे तो कितना बनेगा, ये 4.5 ओम। तो ये बताइए आप, प्रतिरोध का मान बढ़ा या घटा। आप कहोगे प्रतिरोध का मान तो बढ़ा है, क्योंकि पहले 3 ओम था, अब हो गया 4.5 ओम। तो कम होता है, नहीं बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगर हम किसी एक समांतर सर्किट से एक प्रतिरोध को निकाल देंगे तो उसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल देकर मैंने आपको बता दिया है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कनेक्शन में प्रतिरोधकों के सभी प्रथम टर्मिनल जुड़े हैं और सभी दूसरे टर्मिनल जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है, यानी कि प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध ये हो गया, इसका पहला टर्मिनल जो है दूसरे प्रतिरोध के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और कौन से टर्मिनल से, दूसरे प्रतिरोधक के पहले ही टर्मिनल से। ये हो गया तीसरा टर्मिनल। सवाल में देखो इसने क्या कहा है, किस कनेक्शन में प्रतिरोधकों के सभी प्रथम टर्मिनल जुड़े हुए हैं। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनके प्रथम टर्मिनल आपस में जुड़े होंगे। ये पहले वाले का हो गया, ये दूसरे वाले का, ये तीसरा, ये तीनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। और सभी दूसरे टर्मिनल जुड़े हुए हैं। ये पहले का दूसरा, ये दूसरे का दूसरा, और ये तीसरे का दूसरा, ये तीनों भी क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये किस प्रकार का सर्किट बनाते हैं, आप कहोगे ये सर्किट बनाते हैं समांतर कनेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ आ गया होगा आपको। अगला सवाल है, किसी श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना सूत्र का उपयोग करते हुए की जाती है, यानी कि सीरीज सर्किट में किस तरीके से टोटल प्रतिरोध निकाला जाता है। चाहे कितने भी प्रतिरोध लगा दो, उनको जो है बीजगणितीय योग से निकाला जाएगा। R1 है, ये R2 है, ये R3 है। टोटल प्रतिरोध कितना होगा इसका, RT, R1 + R2 + R3, यानी कि जितने प्रतिरोध होंगे, चाहे R4, चाहे R5, चाहे R6, उनको क्या है, उनको जोड़ देंगे सीधा डायरेक्ट, तो हमारे पास टोटल प्रतिरोध निकल कर आ जाता है। तो ये कौन से फॉर्मूले, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, R1 + R2 माइनस नहीं होगा, R1 माइनस नहीं होगा, R1 + R2 + R3, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन R1 - R2, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, R1 R2 + R3। अगला सवाल है, यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी हो तो रजिस्टर डैश में स्थित होना चाहिए। यानी कि अगर हमें किसी रजिस्टेंस पर उसकी वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा करनी है तो हमें उसे श्रेणी में लगाना चाहिए या समांतर में, श्रेणी समांतर, कौन सी फॉर्म में लगाना चाहिए। देखो, ये हो गया सीरीज सर्किट, और ये हो गया एक पैरेलल सर्किट। अब एक बात तो आपको पता है कि जो पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट के अंदर हर एक ब्रांच के अंदर
जो वोल्टेज का मान है वो समान रहता है। इसके ऊपर चाहे कितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर चाहे कितना भी हो, चाहे इसके ऊपर कितना हो, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा कोई फायदा वो नहीं है, फर्क नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के अंदर जो है वोल्टेज का मान समान रहता है। लेकिन रजिस्टेंस के इसके सीरीज सर्किट में क्या होता है, इस पर V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस पर V2, इस पर V3, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप का मान जो है इनके रजिस्टेंस के मान पर डिपेंड करता है। अगर ये 2 है, अगर ये 4 है और ये 6 है, तो 6 वाले पर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, 6 ओम वाले रजिस्टेंस पर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप करना है ज़्यादा तो उसे सीरीज में लगाना पड़ेगा, तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी के अंदर करंट का मान तो समान रहता है लेकिन वोल्टेज का मान समान नहीं रहता, वो उसके रजिस्टेंस के मान पर डिपेंड करता है वोल्टेज ड्रॉप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोध एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के टर्मिनलों के बीच जुड़े हुए हैं, उनमें से एक प्रतिरोध लघु पतित हो जाता है तो शेष प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होता है। किसकी बात करी इन्होंने, श्रेणी क्रम की। देखो श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया और एक ये हो गया, इसका मान 4 है, इसका 6 है और इसका 10 मान लेते हैं, तो इसका टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, 4 6 10 और 10 20 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 ओम। अब इसने क्या किया है, उनमें से एक प्रतिरोध लघु पतित हो जाता है, मान लेते हैं ये 10 ओम वाला क्या हो गया, 10 ओम वाला लघु पतित हो गया, इसका मान हो गया 0 ओम। तो अब इस सर्किट के अंदर 2 रजिस्टेंस बच गए, 6 ओम और 4 ओम, तो इनका टोटल रजिस्टेंस कितना बचेगा, इनका 6 और 4 का बचेगा 10 ओम, 10 ओम। अब इसने सवाल में क्या पूछा है देखिए, तो शेष प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भाई इसके अंदर ना एक वोल्टेज स्रोत भी है। अब आप एक बात बताइए, 20 ओम के अंदर अगर हम करंट प्रवाहित करेंगे और एक 10 ओम के अंदर करंट प्रवाहित करेंगे तो ज़्यादा करंट किसके अंदर से गुजरेगी, वो गुजरेगी 10 ओम वाले की, यानी कि करंट का मान क्या है, बढ़ जाएगा। पहले वो करंट जो है 20 ओम से गुजर रहा था, अब वो 10 ओम से गुजरेगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा। देखिए जैसे कि I बराबर V बटे R है, V मान लेते हैं उस सर्किट के अंदर 40 मान लेते हैं, चलो 40 है, V बटे R कितना है 20। पहले उस सर्किट के अंदर से 2 एम्पेयर का करंट जा रहा था, अब उसके अंदर 10 ओम का रेजिस्टेंस है, वोल्टेज तो समान है 40 ओम 40 वोल्ट और करंट है 10 10 चौके 40, यानी कि पहले करंट जा रहा था 2 एम्पेयर, अब करंट जाएगा 4 एम्पेयर का। तो अब आप ये बताइए करंट बढ़ा है या फिर घटा है, कम हो जाता है, करंट नहीं कम होगा, समान भी नहीं रहेगा, शून्य भी नहीं होगा, बढ़ जाता। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगर हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को हटा देते हैं या फिर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो वहां पर करंट का मान बढ़ जाता है सीरीज कंडीशन, सीरीज सर्किट में। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, ताम्र तार का प्रतिरोध R है, समान अनुपरिच्छेद क्षेत्र, लेकिन 2 गुने लंबाई के ऐसे 4 तारों को समांतर जोड़ा गया है, नेट प्रतिरोध क्या होगा। देखिए कोई तार है, इसका प्रतिरोध है R, अब इसने समान अनुपरिच्छेद क्षेत्र यानी कि जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो समान है, लेकिन 2 गुने लंबाई के ऐसे 4 तार समांतर में जोड़ दिए, जो ये R है ना इससे 2 गुना लंबा तार ले लिया। अगर इसकी लंबाई L है तो दूसरे तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 2L, यानी कि लंबाई उसकी बढ़ेगी तो 2L कहेंगे। अगर लंबाई किसी उसकी प्रतिरोध की बढ़ती है तो आपको एक बात पता है, उसका प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है L के समानुपाती होता है। अगर लंबाई 2 गुना बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना बढ़ जाएगा। तो अब इससे सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। सवाल ने कहा ऐसे ना 2 गुने लंबाई के 4 तार समांतर में जुड़े हुए हैं, एक ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध ये और एक ये 4 प्रतिरोध है, ये चारों प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। एक प्रतिरोध का मान है 2R, क्योंकि ये इसे लंबाई 2 गुनी कर दी ना R वाले से, ये भी आपको बताया था। इसका भी 2R है, इसका भी 2R है और इसका भी 2R, यानी कि हर एक प्रतिरोध का मान जो है 2R है। इसका नेट प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, RT, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। एक प्रतिरोध का मान 2R और कितने प्रतिरोधक है, 4 प्रतिरोधक है, तो 1/2, ये बच गया R/2। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, R/2। सॉरी ऑप्शन नंबर ये बी है, ये सी है, इसको सी कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
अगला सवाल है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। समांतर संयोजन में प्रतिरोधों में से उच्चतम मान वाले प्रतिरोधों के समान। अभी आपको ये बात मैंने आपको बताई थी। देखो, एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया और एक प्रतिरोध ये हो गया। ऊपर वाले का मान लेते हैं 3, नीचे का 6 और नीचे का ओम। इनका टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। अब पैरेलल सर्किट के अंदर सभी को पता है किस तरीके से टोटल प्रतिरोध निकालना है। देखिए, इसके अंदर प्रतिरोध निकालने का एक फॉर्मूला होता है, 1 बराबर आर टी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब अलग अलग मान के प्रतिरोध दिए हुए तो इस तरीके से हम पैरेलल सर्किट के अंदर टोटल प्रतिरोध निकालते हैं। अब इनके अंदर मान रखते हैं इनका। पहले प्रतिरोध का मान कितना है 3, दूसरे का है 6 और तीसरे का है 9। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। 3, 6 और 9 का एलसीएम बनता है 18। 3 6 18 प्लस 6 3 18 प्लस 9 दूनी 18। 6 और 3 9, 9 और 2 11/18। 11/18 किसका मान आ गया 1/R का। अब इसको पलटाएंगे तो आर टी का मान कितना बन जाएगा 18/11। अब इसको काटेंगे तो कितना बनेगा भाई, ना जाने की 0 हो जाएगी पॉइंट, नहीं सॉरी 11 एकम 11, 11 से काटेंगे 11 एकम 11 बचेगा 7, 0, 11 6 के 66, यानी कि 1.6 ओम के आसपास बनेगा। यानी कि इस सर्किट के अंदर ये देखिए, एक 3 ओम का रजिस्टेंस है, एक 6 ओम का रजिस्टेंस है और एक 9 ओम का रजिस्टेंस है। और इस सर्किट का टोटल प्रतिरोध कितना निकल कर आया है, टोटल प्रतिरोध निकल कर आया है 1.6 ओम। यानी कि ये सबसे छोटा जो प्रतिरोध है ना, उससे भी छोटा, उससे भी कम मान का प्रतिरोध बनेगा इस सर्किट का। सबसे छोटा प्रतिरोध है 3 ओम, यानी कि इस सर्किट का 3 ओम से भी कम प्रतिरोध बन रहा है। तो इसके अंदर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बनता है। प्रतिरोधों के उच्चतम मान वाले प्रतिरोध के समान होगा। उच्चतम वाला तो 9 है, क्या इसका टोटल निकल कर 9 आया है, नहीं आया। प्रतिरोधों में से निम्नतम वाले प्रतिरोध से भी कम आएगा, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है। यानी कि जो निम्नतम मान है इसका 3, उससे भी कम इसका टोटल प्रतिरोध बनेगा। अगला ऑप्शन क्या है, प्रतिरोधों में से उच्चतम वाले प्रतिरोध से अधिक नहीं। अगर ये सीरीज सर्किट की बात करता ना तो ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता था, लेकिन इन्होंने समांतर संयोजन की बात करी है। प्रतिरोधों में से निम्नतम मान वाले प्रतिरोध के समान भी नहीं बनेगा, यानी कि उससे भी कम बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देकर आपको बता दिया है। यदि समांतर जुड़े हुए 4 बराबर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या हुआ। ये बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, इसमें एक बोला किस बारे में है, इन्होंने तुल्य प्रतिरोध का मान R दिया है, ना कि एक प्रतिरोध का मान R है। ये बात आपको देखनी है इस सवाल में। ये R का मान जो दिया ना, ये RT का मान दिया है, RT का मान R दिया है इन्होंने। यानी कि तुल्य सारा जो पूरा सर्किट होगा ना 4 बराबर प्रतिरोधों का, उसमें टोटल प्रतिरोध निकलकर R आया है। कंफ्यूज मत होना इस सवाल में। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब इसने पूछ लिया एक प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखिए, एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये 4 प्रतिरोध है। अब इनका जो टोटल प्रतिरोध निकल कर आया ना RT, वो आया है R। तो इस एक प्रतिरोध का मान कितना होगा, यानी कि सभी चारों प्रतिरोधों का मान जो है बराबर है, जो इसका मान होगा वही इन तीनों का भी होगा। तो अब हमें यह बताना है कि एक प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखिए, अगर सभी प्रतिरोधों का मान बराबर है तो हम टोटल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। RT निकालते हैं हम, एक प्रतिरोध का कितना मान है R बटा में कितने प्रतिरोध है 4। अब RT का मान इन्होंने 4 दिया हुआ है, तो इस R को हम कुछ और मान लेते हैं, हम इसको A मान लेते हैं। यानी कि हमें इस A का मान निकालना है। तो क्या बनेगा, ये 4 जो है इधर गुणा हो जाएगा जाकर, A बराबर 4R। यानी कि एक प्रतिरोध का मान ना 4 रहा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कर लेना, इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, दोबारा बताता हूं, इसको आप 4R मान लीजिए। यानी कि एक सर्किट के अंदर ना 4R के 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो टोटल प्रतिरोध हमें निकालना। एक प्रतिरोध का मान कितना है 4R है, बटा में कितने प्रतिरोध है 4 है, 4 से 4 काट देंगे, यानी कि RT का मान R जब ही तो बनेगा जब एक प्रतिरोध का मान 4R होगा,
तभी तो उस पूरे सर्किट का प्रतिरोध का मान, उस टोटल प्रतिरोध का मान R बनेगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, R ही तो बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल क्या है, ग्रेफाइट से निर्मित प्रतिरोधक को कहा जाता है, यानी कि ग्रेफाइट से प्रतिरोध बना है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कार्बन प्रतिरोधक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, कार्बन प्रतिरोध कहेंगे उसको। अगला सवाल है, एक प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक मूल रूप से क्या होता है। प्रकाश आश्रित यानी कि LDR इसे बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। LDR किस प्रकार का प्रतिरोधक होता है, वो होता है वेरिएबल प्रकार का। वेरिएबल यानी कि परिवर्तित, परिवर्तित यानी कि जिसके प्रतिरोध का मान बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, वो होता है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो पावर प्रतिरोध नहीं, नॉन मेटेलिक, कार्बन प्रतिरोध, वेरिएबल प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। यानी कि एक प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक वेरिएबल प्रतिरोधक होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्रतिरोधकों के प्रकार हैं। वायर बाउंड भी प्रतिरोधक होता है, तार बाउंड लिख दिया इन्होंने, वायर बाउंड होता है। कार्बन प्रतिरोधक भी एक प्रतिरोधक होता है, कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोधक भी होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बन जाएगा, ए बी और सी सब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या नियत प्रतिरोधक का उदाहरण नहीं है। नियत प्रकार का, तार वेष्टित वाउंड यानी कि वायर वाउंड प्रतिरोधक एक नियत प्रकार का है, आपको बताया था। कार्बन प्रतिरोधक भी एक नियत प्रतिरोधक होता है। प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक यानी कि अभी आपको बताया LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, एक परिवर्तित प्रतिरोधक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक जो है एक नियत प्रतिरोधक नहीं है। धातु ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोधक भी एक नियत प्रकार का प्रतिरोधक होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित प्रतिरोधक का प्रकार है। पोटेंशियोमीटर, देखिए पोटेंशियोमीटर भी एक परिवर्तित प्रतिरोध होता है। थर्मिस्टर भी एक परिवर्तित प्रतिरोध होता है। रियोस्टेट भी, मैग्नेटो रजिस्टर भी। तो ये सभी, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ये सभी जो है परिवर्तित प्रतिरोधक होते हैं। पोटेंशियोमीटर भी, पोटेंशियोमीटर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, एक प्रकार के ना ये कार्बन प्रतिरोधक ही होते हैं। पोटेंशियोमीटर एक प्रकार से कार्बन प्रतिरोधी का परिवर्तित रूप है, ये मान लीजिए। और इनका जो 100 ओम तक का मान होता है, इनका 100 ओम तक ये मान होता है इनका। थर्मिस्टर भी परिवर्तित प्रतिरोध, रियोस्टेट के वजह से ना, रियोस्टेट की मदद से हम आसानी से प्रतिरोध को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी सुगमता से। और वाट क्षमता भी इनकी ज़्यादा होती है रियोस्टेट की। और मैग्नेटो रजिस्टर से भी हम प्रतिरोध का मान घटा या बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल है, रियोस्टेट बनाने के लिए कॉन्स्टेंट वायर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखिए कॉन्स्टेंट वायर का इस्तेमाल ना इसलिए हम करते हैं ताकि क्योंकि इसका तापमान गुणांक बहुत कम होता है। तापमान गुणांक, तापमान गुणांक इसका बहुत कम होता है। और एक होता है मैग्नीन, मैग्नीन का इस्तेमाल भी जो है इसीलिए हम करते हैं क्योंकि इसका भी तापमान गुणांक बहुत कम होता है। इसमें उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, ये बात नहीं है। तापमान परिवर्तित होने पर इसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही बन जाएगा, यानी कि ये कॉन्स्टेंट और मैग्नीन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि इनका तापमान गुणांक होता है, तापमान बढ़ने या घटने पर इनके प्रतिरोध के मान पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से हम एक बात और समझे, रियोस्टेट बनाने के लिए हम कॉन्स्टेंट वायर का इस्तेमाल करते हैं को रियोस्टेट बनाने के लिए। अगला सवाल है, एक रैखिक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध वोल्टता के बढ़ने के साथ घटता है। रैखिक प्रतिरोध है एक जिसका प्रतिरोध वोल्टता के बढ़ने के साथ घटता जाता है, वो होता है VDR, यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वेरिस्टर, इसे ना वेरिस्टर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, परिवर्ती प्रतिरोधक वेरिस्टर। ठीक है भाई, यहाँ पर ये रैखिक शब्द मेरे को लगता है गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो परिवर्तित प्रतिरोधक होते हैं ना वो रैखिक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ना इस लाइन को काट लेना, यहाँ से एक रैखिक प्रतिरोध नहीं होता, क्योंकि जो VDR होता है ना ये अरैखिक प्रतिरोध होता है। अरैखिक यानी कि नॉन लीनियर, नॉन लीनियर प्रतिरोधक होते हैं ये जो परिवर्तित प्रतिरोधक होते हैं। आपको ये यहाँ से सवाल स्टार्ट करना है, जिसका प्रतिरोध
जिसका प्रतिरोध वोल्टता के बढ़ने के साथ घटता जाता है वो होते हैं वैरिस्टर, यानी कि वोल्टता पर डिपेंड करते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। अगला सवाल है, यूरेका तार वायर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यूरेका तार का प्रयोग किया जाता है परिवर्तनीय प्रतिरोध के रूप में, उप ओवरहेड लाइन में तो ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, घरेलू वायरिंग में नहीं करते, दीप के एक तंतु फिलामेंट के रूप में हम उसका टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा तो, या फिर कार्बन फिलामेंट का लैंप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही बनेगा, परिवर्तनीय प्रतिरोध के रूप में। यूरेका वायर ना रेगुलेटर के, जो फैन के रेगुलेटर वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं यूरेका वायर का, या फिर मैग्नीन वायर का। ज़्यादातर जो है यूरेका तार का इस्तेमाल किया जाता है रेगुलेटर बनाने के लिए। परिवर्ती प्रतिरोध क्या होते हैं? रोधक होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक, अरैखिक। देखिए वही सवाल आ गया, जो परिवर्तित प्रतिरोधक है वो क्या होते हैं? वो अरैखिक प्रतिरोध होते हैं, यानी कि नॉन लीनियर। देखिए नॉन लीनियर का मतलब क्या बना, ये आई हो गया, ये वी हो गया। अगर लीनियर होता तो उसकी जो स्लोप है, वो ढाल है जो वो सीधी बनती, वो नियत रहती। लेकिन नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता है, ये आई है तो वी है, इसमें कभी इधर से ऐसे बढ़ जाता है या फिर इस तरीके से ऐसे होता है। ये इसकी जो स्लोप है वो नियत नहीं रहती है, ये होते हैं नॉन लीनियर। और एक बात ध्यान रखना, नॉन लीनियर पर ना ओम का लॉ लगता नहीं है, ओम्स लॉ जो है लीनियर सर्किट पर लगता है बस, नॉन लीनियर सर्किट पर नहीं लगता। लेकिन ना अगर हम ना इसके अंदर रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए R बराबर V बटे आई का फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, R बराबर V बटे आई का फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान होगा ना वो कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, फिर वो कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें मान लेते हैं हम इस जगह पर रेजिस्टेंस का मान निकालना है हमें, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का मान होगा ना वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो स्थिरांक नहीं होगा, वो रेजिस्टेंस की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अरैखिक प्रतिरोधक हैं उनके ऊपर ओम्स लॉ लागू नहीं होता। लेकिन हम इसमें क्या है, R बराबर V बटे आई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में ना जो R का मान होगा वो कांस्टेंट यानी स्थिरांक नहीं होगा, उस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल कर आएगी ना उसको हम रेजिस्टेंस का इंस्टेंटेनियस मान कहेंगे, यानी कि तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान क्या होता है? किसी भी क्षण कोई राशि का मान, किसी भी क्षण। इतना आपको समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट बात है ये भी, इसको लिख लेना अपने नोट्स में। अगला सवाल है, वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है क्या कहलाता है? वो होता है LDR, यानी कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर क्या है? प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन में क्या है? फोटोवोल्टाइक, LDR नहीं दिया हुआ, फोटोवोल्टाइक, फोटो इंडक्टिव, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो कंडक्टिव होता है वो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वैसे जो प्रकाश पे पड़ने वाले, प्रकाश पर जो डिपेंड करता है प्रतिरोधक, वो होता है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होते हैं। और ऑप्शन में दिया हुआ है फोटो कंडक्टिव, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, जिस प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है उसका प्रतिरोध क्या कहा जाता है? यानी कि प्रतिरोध में वृद्धि हो रही है तो तापमान में, यानी कि तापमान में वृद्धि हो रही है, वो होते हैं PTC प्रकार के। PTC का मतलब है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये होते हैं चालकों में। PTC किस में होता है? चालकों के अंदर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है तो तापमान का भी मान बढ़ेगा, ये होता है सेंसिस्टर के अंदर। और सेंसिस्टर जो है PTC प्रकार के होते हैं, सेंसिस्टर होते हैं PT। वेरिस्टर भी NTC होते हैं, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। थर्मिस्टर के अंदर भी NTC होता है, और LDR भी जो है NTC प्रकार का होता है। लेकिन जो सेंसिस्टर होता है वो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। NTC के अंदर अगर तापमान, इसका प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो तापमान कम हो जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। अगला सवाल है, PTC रजिस्टर क्या कहलाता है? अभी आपको बताया सेंसिस्टर। इस सवाल में दिया हुआ था कि जिसका प्रतिरोध के बढ़ने के साथ तापमान बढ़ जाता है
वो कौन सा होता है, वो होता है सेंसिस्टर। और ये कौन सी कंडीशन होती है प्रतिरोध बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने की, होती है पीटीसी के अंदर। तो इस सवाल में हमने समझ लिया है जो पीटीसी रजिस्टर होते हैं उसमें ताप रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ जाता है, तो वो होता है सेंसिस्टर के अंदर। एक कार्बन प्रतिरोधक में कार्बन का उपयोग प्रतिरोधक को निम्न में से क्या बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि कार्बन प्रतिरोध के अंदर कार्बन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि अधात्विक और आदर्श पदार्थ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही बन जाएगा। अधात्विक और आदर्श पदार्थ बनाने, आसानी से उपलब्ध पदार्थ ऐसा नहीं है, टिकाऊ अधात्विक बनाने के लिए नहीं करते, अधात्विक और आदर्श पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। अधिक वोल्टता सुरक्षा के लिए किस तरह के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। अधिक वोल्टता से सुरक्षा करने के लिए ना हम सेंसिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि अगर हमें अधिक वोल्टता से सुरक्षा करनी है तो सेंसिस्टर का लेगा, वेरिस्टर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। वेरिस्टर यानी कि जो वीडीआर होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे अधिक वोल्टता सुरक्षा के लिए। अधिक वोल्टता से सुरक्षा के लिए हम सेंसिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। आगे है चर रोधक, यानी कि वेरिस्टर क्या होता है। एक धारा निर्भर प्रतिरोधक सीडीआर होता है करंट डिपेंडेंट रजिस्टर, तो वीडीआर की बात नहीं है। एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि जो चर रोधक वेरिस्टर जो होता है, वेरिस्टर वोल्टेज पर डिपेंड करता है और वो एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही बन जाएगा। एक वोल्टेज निर्भर डायोड नहीं, एक धारा निर्भर डायोड भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही बन जाएगा। अगला सवाल है रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है, यानी कि एक कार्बन प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध के ऊपर क्या है इस तरीके से कोडित रंग कोडित किए जाते हैं ताकि उसके मान को आसानी से पढ़ा जा सके। इसमें एक कलर होता है जो टॉलरेंस को डिनोट करता है, किसको, टॉलरेंस को, टॉलरेंस को डिनोट करता है, टॉलरेंस को कहते हैं सहनशीलता। अब इन्होंने कहा है ये सहनशीलता जो कलर है ना वो सोने का कलर है, यानी कि गोल्डन कलर है, गोल्ड कलर है। तो ये कितने मान को दर्शाएगा, ये दर्शाता है ±5% को, अभी आपको बताया था ±5% को। अगला सवाल है रजत कोड से लेपित कार्बन प्रतिरोधक की सहनशीलता कितनी होती है। अगर वो जो टॉलरेंस वाला कलर है वो अगर सिल्वर कर दें, रजत कलर कर दें, रजत को कहते हैं सिल्वर, तो वो कितनी सहनशीलता को दर्शाता है, वो दर्शाता है ±10% को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ±10%। अगर कोई कलर नहीं है ना सहनशीलता वाले में तो वो मान लीजिए ±20% को डिनोट करेगा, किसको, ±20% को। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने सवाल करते हैं, कल ना हम जो कलर कोडिंग वाले सवाल होंगे, कलर कोडिंग वाले जो सवाल होंगे वो हम कल की क्लास में कर लेंगे अपने। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से।